गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 6, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी की डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइसेस कम होते हैं तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है इसकी डायरेक्शन के बारे में कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि कितने परसेंट, यानी कि कितने प्रोपोर्शन में प्राइसेस में चेंज आएगा, तो उस अकॉर्डिंगली कितने परसेंट क्वांटिटी की डिमांड में चेंज आने वाला है। ठीक है, यानी कि कितने डिग्री तक चेंज होगा, किस प्रोपोर्शन में वो चेंज हो रहा है, दैट ऑल विल बी स्टडीड अंडर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए जो डोले है, डोले एक इकोनॉमिक्स हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड to change in the price of good and changes in the consumers income, कि किस तरह से चेंज आएगा प्राइस और क्वांटिटी को लेकर। अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर अफेक्ट करती है। That means price of its own commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preferences, expectations। अगर हम मार्केट डिमांड कर्व की बात करते हैं तो नंबर ऑफ बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जब हम प्राइस और क्वांटिटी की डिमांड को स्टडी करेंगे, इसकी अगर इलास्टिसिटी हो सकती है तो बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिमांड और प्राइस की ही इलास्टिसिटी को हम स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि बार बार हम ये वर्ड बोल रहे हैं इलास्टिसिटी, इसका क्या मतलब होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि प्राइसेस में अगर चेंज आ रहा है तो उस अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटी है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी, कैसी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब मीन्स किस तरह का चेंज आएगा, राइट। कि प्राइसेस के चेंज होने से क्या वो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, रिजिड रहेगी। फ्लेक्सिटी मीन्स इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जैसे रबड़ की इलास्टिसिटी होती है, राइट। तो इस तरह से हम इसको करने वाले हैं। लेकिन इलास्टिसिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की भी होती है कि क्वांटिटी की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर रिलेटेड गुड में चेंज आता है, कितने परसेंट इनकम में चेंज आएगा तो उस अकॉर्डिंगली डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा, राइट। तो ये बहुत सारी इलास्टिसिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ देयर डिमांड। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस और डिमांड की ही इलास्टिसिटी को हम स्टडी करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है मेजरमेंट का कंसेप्ट, ठीक है, कि हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे, इलास्टिसिटी को मेजर करने का क्या कंसेप्ट होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जब भी मेजर करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी demanded due to percentage or proportionate change in price of that particular commodity, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और यानी कि एक्स क्या
और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको हमेशा रिलेटिव टर्म्स में ही क्यों लेते हैं। रिलेटिव टर्म्स में यानी कि परसेंटेज में हम इसलिए लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंस पता चल जाता है। एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी भी हमें एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता चलता। और दूसरा है कि हम हमेशा यहाँ पर इसके आगे नेगेटिव साइन इम्पोज करेंगे। नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में हमेशा से ही इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमेशा नेगेटिव साइन इम्पोज करेंगे इसके फॉर्मूला के आगे। अब देखो, एक इसका डेरिवेशन भी हो जाएगा और इसका ये आपका कंसेप्ट भी हो जाएगा कि किस तरह से हमें फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे माइनस आएगा, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, अब हम इसको अगर चेंज करना चाहे तो हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनिशियल डिमांड। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसको मैंने इसलिए लिख दिया इनिशियल डिमांड। अब ये डिनोमिनेटर है और जो ये परसेंटेज था, परसेंटेज का मैंने 100 लगा दिया। ये नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। ठीक है, ये आ जाएगा इनिशियल प्राइस इंटू 100। अब हम इसको स्टूडेंट्स किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम इसको लिख सकते हैं, जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा, ये याद रखना, डेल्टा क्यू फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा पी P1 फाइनल माइनस इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चेंज इन डिमांड हमने लिखी थी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल कैसे ले रहे हैं, देखो, प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पर मान लो प्राइस पहले 1 रुपी थे, क्वांटिटी फिर 2 रुपीज़ हो गई। अब जब प्राइस 1 थे, ठीक है, तो क्वांटिटी हम 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे। प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी हमने क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, तो इसको मैं बोल रही हूँ P, इसको मैं बोल रही हूँ P1, इसको मैं बोल रही हूँ Q, इसको मैं बोल रही हूँ Q1। तो डेल्टा P डेल्टा Q में किसको बोल रही हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल क्वांटिटी बाद वाली और इनिशियल मीन्स पहले वाली क्वांटिटी। फाइनल प्राइस, इनिशियल प्राइस। ठीक है, तो डेल्टा क्यू दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q, और डेल्टा P क्या हो जाएगा, P1 माइनस P। ठीक है, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने लिखा ना चेंज इन डिमांड, तो मैंने क्या लिखा, Q1 माइनस Q, जो चेंज आया है। डेल्टा, डेल्टा को क्या हम बोलते हैं, चेंज, ये, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या था, P1 माइनस P अपॉन इनिशियल प्राइस हमारे पास क्या था, P। ये 100 से 100 तो हमारा कैंसिल हो गया ऊपर ही। ठीक है, और यहाँ पर हमारा माइनस साइन चलता जाएगा, ये आपको अलग से बताया है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P अपॉन P1 माइनस P, और ये माइनस साइन एज इट इज़ चलता जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ये Q1 माइनस Q अपॉन, एक तरफ ले आए इसको, इंटू P अपॉन Q, ये माइनस साइन चलता गया, और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा Q लिख सकते हैं इसको, इसको हम डेल्टा P लिख सकते हैं, इंटू P अपॉन Q, ये माइनस साइन आ गया। दैट मीन्स ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का।
ठीक है। तो यानी कि आपका ये भी फार्मूला हो गया और ये भी फार्मूला हो गया। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी स्टेप की हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी हम उसको लिख सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यहाँ पे सॉर्ट आउट करके ये भी फार्मूला हमारे पास रेडी हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। और डेल्टा क्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस पी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सपोज हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले हमेशा ना ये फॉर्मेट ज़रूर बनाया करो। मतलब एक साइड जैसे हमने प्राइस लिख दिया, एक साइड जैसे हमने क्वांटिटी लिख दी, ये P और ये P1। कभी भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। Q1, ठीक है। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज़ 4, ठीक है। 4 है इनिशियल प्राइस एंड द इनिशियल डिमांड फॉर द आइसक्रीम इज़ 1 कप। इनिशियल डिमांड क्या है? 1 कप। इफ़ प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल्स टू 2, अगर प्राइस हो गए 2, फॉल्स टू 2, देन द डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप। अब डिमांड कितनी हो गई? 4 कप तक रेज हो गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे? Q1 माइनस क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं? Q1 माइनस क्यू। और डेल्टा P कैसे निकालेंगे? P1 माइनस P, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फिट कर दो, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? Q1 माइनस क्यू, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3। और डेल्टा P कितना आ जाएगा? P1 माइनस P, यानी कि 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 मीन्स -2। डेल्टा P कितना है? 4। और सॉरी ये P इनिशियल प्राइस कितना है? 4। और डेल्टा Q ये ओनली इनिशियल Q कितना है? 1। बस अब कर दो फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फिट। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 6, यानी कि 1% अगर प्राइस डाउन होंगे तो 6% हमारी क्वांटिटी रेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी। अब हम स्लोप को आपको पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का या स्लोप का हम कैसे निकालते थे? यहाँ पर हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्स और इस तरफ हमारा प्राइस ऑफ एक्स। तो इस तरह से ही हम स्लोप निकालते थे ना। मान लो इस पॉइंट का हमें स्लोप निकालना है। मान लें ये प्राइस थे, इनिशियल प्राइस और ये इनिशियल क्वांटिटी। अब प्राइस क्या हो गए? कम हो गए, तो यानी कि फाइनल प्राइस और ये फाइनल क्वांटिटी। तो यानी कि ये स्लोप निकालते थे ना हम, तो स्लोप निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q होता था नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब भी हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P अपॉन Q। तो ये आपका हो गया स्लोप निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट सिचुएशंस को स्टडी करते हैं, 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपकी हमेशा 5 टाइप की रहेगी, ठीक है। फर्स्ट हम करने जा रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम कैसे निकालेंगे? परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कि एकदम से
अगर थोड़े से भी प्राइस अगर अप या डाउन हुए तो एकदम से हमें डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की हम डिमांड को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो प्राइस क्वांटिटी ऑफ एक्स और इस तरफ मैंने लिख दिया प्राइस ऑफ एक्स। अब यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये आ जाती है। इसका जो कर्व होता है वो क्या रहता है? इसका कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि प्राइस तो फिक्स रहेंगे और क्वांटिटी आप जितनी मर्जी रेज कर सकते हो। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी अप हुआ तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब इसके पीछे का ना मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। ये है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव डिमांड कर्व से आपका आया है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि दैट इंडस्ट्री इज़ प्राइस मेकर, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस मैंने ले लिया। ये आपको पता है कि मार्केट में प्राइजेस कैसे सेट होते हैं? जब डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है। ये डिमांड और ये सप्लाई, यहाँ पर जहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ये हो गई इंडस्ट्री ने, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हुए वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो सेट हो गए। अब इंडस्ट्री के आगे बहुत सारी फर्म्स होती हैं, ABCD फर्म होती है। सपोज़ ये A फर्म है, ये हमारे पास B फर्म है, जहाँ पर प्राइजेस सेट हुए। ठीक है, और ये फर्म्स ऐसी हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स एक जैसे प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं और नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं इस फॉर्म ऑफ मार्केट में बहुत ज़्यादा होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। हेयर इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। तो जो भी इंडस्ट्री ने प्राइजेस को सेट किया वहाँ पर उन्हीं प्राइजेस पर फर्म्स को अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। ठीक है, अब अगर मान लो ये प्राइजेस जो हैं वो इंडस्ट्री ने सेट कर दिए। अब मान लो कोई भी एक फर्म अगर प्राइजेस को थोड़ा सा भी अप करना चाहती है फॉर मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, कि मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमा लूँगी, तो सारे के सारे कस्टमर क्या करेंगे? दूसरी फर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे और इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अगर कोई फर्म ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइजेस को कम करती है तब क्या होगा कि ऐसी फर्म जो है लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किए हैं उन्हीं पर ही प्राइजेस को सेल करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में बने रह सकती हैं। इसीलिए इस फॉर्म ऑफ मार्केट का ये एक एग्जाम्पल है जो आप आगे पढ़ोगे अगले वाले चैप्टर में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इट इज़ दैट टाइप ऑफ डिमांड विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें थोड़े से भी प्राइस अप करे तो डिमांड ज़ीरो, और अगर प्राइस कम किए टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स तो ऐसी फर्म लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसको लॉस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इसका डिमांड कर्व रहता है परफेक्टली इलास्टिक parallel line to parallel in this type of market demand curve is parallel straight line horizontal line parallel to x axis। ठीक है, और इसका ये इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक का ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? इनइलास्टिक का मतलब होता है रिजिड। ठीक है, फिक्स। ठीक है, कि प्राइजेस जितने मर्जी बढ़ जाएं क्वांटिटी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि रिजिड, ये क्वांटिटी इतनी फिक्स रहेगी,
प्राइजेस जितने मर्जी बढ़ते रहें या जितने मर्जी कम हो जाएं, क्वांटिटी में चेंज नहीं आता। तो ऐसे प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? नेसेसरी गुड आइटम्स होते हैं, नेसेसरी गुड आइटम्स, जैसे कि सॉल्ट, मैच बॉक्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। या कोई पर्सन किसी चीज़ का हैबिचुअल है, ठीक है, हैबिचुअल गुड्स हैं, तो उसमें क्या है? सॉल्ट। अगर नमक के प्राइस ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो क्या आप सॉल्ट के कंजप्शन में कोई चेंज आएगा, अप या डाउन आएगा? नो। तो क्वांटिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। कि नमक के प्राइस अगर बढ़ भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा नहीं खाना शुरू कर देता, कोई कम नहीं करता, तो इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि रिजिड हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ मार्केट आती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है स्टूडेंट्स? यूनिटरी इलास्टिक यानी व्हेन परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई ये कि परफेक्टली इन इलास्टिक में जो इसकी शेप रहेगी वो 0 ये होता है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी इलास्टिसिटी नहीं है, रिजिड है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी तो इन्फिनिटी का सिंबल हमने लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है? इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स कि जो यूनिटरी इलास्टिक मीन्स जितने % चेंज प्राइस में आएगा उतने ही % चेंज जो है क्वांटिटी में आएगा। तो इसका कर्व हमारे पास क्या हो जाएगा? ये होता है डिमांड कर्व। इस तरह से शेप होती है। शेप कैसी होती है? कन्वेक्स होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, इंडिफरेंस कर्व भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि हर पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर हम इसके ऊपर ले लें तो हर पॉइंट का जो एरिया है, अगर हम इसके एरिया को देखते हैं, ये देखो ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया सेम आएगा, तो यानी कि जितना % चेंज प्राइस में आएगा उसी के प्रोपोर्शनेटली चेंज जो है डिमांड में आएगा। सपोज 10% प्राइस बढ़ रहे हैं तो 10% ही क्वांटिटी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। रिलेशन तो इन्वर्स ही रहेगा लेकिन प्रोपोर्शन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि जो इसका एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो जितना % चेंज क्वांटिटी में आएगा उतने ही % चेंज जो है वो क्वांटिटी में आएगा। प्राइस और क्वांटिटी का % प्रोपोर्शन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो एक और, वैसे तो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ पर फिर भी आपको एक और पता होना चाहिए, ग्रेटर देन और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब ये भी मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हमें ये करना है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ऑफ एक्स और ये प्राइस ऑफ एक्स। देखो एक कर्व में बना रही हूँ स्टीपर और एक कर्व में बना रही हूँ फ्लैटर, ठीक है। फिर आप बताना मुझे कि कैसा चेंज आएगा। देखो पहले प्राइस इतने हैं, ये क्वांटिटी, मान लो प्राइस ओपी है, क्वांटिटी ओके हुआ है। प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। सपोज 5% जो प्राइस है वो फॉल कर रहे हैं और क्वांटिटी में से चेंज आ रहा है 1%, जो प्राइस हैं और जो क्वांटिटी है वो 1% ही चेंज हो रही है। यानी Q1 जब प्राइस OP से OP1 हुए तो क्या हुआ? क्वांटिटी चेंज हुई OQ से OQ1। तो फॉर्मूला लगा दो, % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 1 हुई, 1% चेंज हुआ, % चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया? 5% चेंज आया। तो क्या आएगा? 0.2 का चेंज आया। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 से कम चेंज हुई है, इक्वल से कम चेंज हुई है। तो इसका जो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का जो कर्व है वो क्या रहेगा? स्टीपर रहेगा,
ठीक है, ये नोट कर लेना, ये स्टीपर रहेगा। फ्लैटर में क्या रहेगा, देखो पहले प्राइस ओपी थे, क्वांटिटी कितनी थी, ओ क्यू थी, थोड़ा सा चेंज करा हमने प्राइस में, थोड़ा सा चेंज करा ना प्राइस में से 1% चेंज किया, और क्वांटिटी देखो कितने परसेंट बढ़ रही है, से 3% बढ़ रही है। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 3, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया, 3 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हमेशा डिमांड कर्व कैसा रहता है, फ्लैटर रहता है। ठीक है, ये फ्लैटर और ये स्टीपर, ये यूनिटरी इलास्टिक में इस तरह से शेप रहेगी, कन्वेक्स या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए लेकिन आगे आपके यूज़ आएंगे, तो इसलिए इसको ज़रूर कर लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो स्टूडेंट्स, अगर तो प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंज होने से ज़्यादा चेंज आ रहा है, ज़्यादा चेंज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक। अगर चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज, तो क्या रहेगा, इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक मीन्स नो चेंज या रिजिड, और अगर चेंज आ रहा है, चेंज एग्जिस्ट, अगर किसी भी तरह का कोई चेंज एग्जिस्ट करता है तो क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगा। अगर कोई इक्वल चेंज है तो यूनिटरी इलास्टिक रहेगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इस तरह से हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है नेचर ऑफ अ कमोडिटी। अब नेचर ऑफ ए कमोडिटी, मान लीजिए नेचर ऑफ कमोडिटी में एक गुड हमारे पास होते हैं नेसेसरी गुड आइटम्स, नेसेसरी गुड आइटम होते हैं या लग्जरी गुड आइटम होते हैं, ठीक है, या होते हैं कंफर्ट्स। ठीक है, नेसेसरी जैसे फैन, लग्जरी जैसे एसी, कंफर्ट जैसे कूलर। ठीक है, तो अब लग्जरी गुड आइटम की डिमांड क्या होगी, अगर इसके प्राइस हम कम कर दें, ब्रांड्स के जब प्राइस कम हो जाते हैं या डिस्काउंट मिलता है तो उनकी डिमांड कैसे हो जाती है, चेंजेबल है। तो लग्जरी गुड आइटम्स में हमेशा डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक, कंफर्ट्स के लिए यूनिटरी इलास्टिक, और नेसेसरी गुड के लिए इनइलास्टिक। यानी कि नेसेसरी है, प्राइस जितने भी अप या डाउन आ जाएं तो उसको तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो ऐसे गुड्स की डिमांड क्या रहती है, इनइलास्टिक रहती है। ठीक है, सेकंड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कि अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर तो सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो चेंजेबल डिमांड होगी, दैट इज़ इलास्टिक। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो सब्सटीट्यूट अवेलेबल, फिर तो चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा हो तो उसको यही खरीदना पड़ेगा, तो इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। थर्ड आ जाएगा हमारे पास मल्टीपल यूज़र। मल्टीपल यूज़ है किसी भी चीज़ का, अगर तो मल्टीपल यूज़ है तब क्या रहेगा, इलास्टिक। अगर सिंगल यूज़ है तो क्या रहेगा, इनइलास्टिक। ठीक है, मल्टीपल यूज़ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके मल्टीपल यूज़ हैं, अगर उसके प्राइस कम हो जाएं तो हम उसका यूसेज बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर किसी चीज़ का एक ही यूज़ है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, तो हमें प्राइस कम हो या ज़्यादा हो तो हमें उसको यूज़ करना ही है, राइट। तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक। पोस्टपोनेंट ऑफ यूज़, पोस्टपोनेंट की जिसका यूज़ हम पोस्टपोन कर सकते हैं कल के लिए, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, इलास्टिक हो जाएगा। जिसका नहीं है, जैसे यूनिफॉर्म है, वो हमें खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्राइसेस के कम होने से उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, जिसका, या हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि वो स्कूल की तरफ से कंपल्शन है, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कहते हैं कि नहीं फिर ले लेंगे कभी, तो उसका क्या होता है, उसकी डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट है इनकम लेवल ऑफ द बायर। इनकम लेवल में क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई रिच है या बहुत ज़्यादा कोई पुअर है तो
उनकी इन लोगों की डिमांड क्या रहती है, हमेशा इनइलास्टिक रहती है। चेंज किसकी होती है, इलास्टिक किसकी रहती है, एवरेज क्लास लोगों की। ठीक है, तो वो चेंज कर सकते हैं कि प्राइजेस के कम होने से वो चीज़ों को ज़्यादा यूसेज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर। अगर किसी चीज़ का हैबिट है, जैसे हमने हैबिचुअल गुड्स की बात की थी, तो अगर किसी को अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत है या किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ मेडिसिन खानी ही खानी है, तो उन चीज़ों की डिमांड क्या रहती है, इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं आता। अगर किसी चीज़ को कोई हैबिट नहीं है किसी पर्सन को, तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी, इलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, कि अपनी इनकम का, टोटल इनकम का, अगर हम टोटल इनकम में से कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो हमारी इनकम में से, ये हमारी इनकम का प्रोपोर्शन है, ठीक है, हमारी इनकम में से कम प्रोपोर्शन ही उस प्रोडक्ट को खरीदने में जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके प्राइस कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई जेड प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं जिसमें से हमारी इनकम का मैक्सिमम प्रोपोर्शन हमारा उस प्रोडक्ट को खरीदने में जाता है, तो अगर इसके प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, जिसका मतलब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अगर ज़्यादा जाता है तो इलास्टिक, अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कम जाता है तो इनइलास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्राइस लेवल। अगर किसी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पहले वो चीज़ 50 की आती थी, अब वो 50 रुपीज़ की आती थी, अब वो 200 की आ रही है, ठीक है, या 300 की आ रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। अगर प्राइस थोड़े ही बढ़ रहे हैं, जैसे 50 रुपीज़ से 51 हो गए, 52 हो गए, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड, लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए क्या रहेगी, इलास्टिक डिमांड हो जाती है। और अगर शॉर्ट रन टाइम पीरियड है, छोटा टाइम पीरियड है, तो क्या है, चीज़ों को हम ज़्यादा सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते शॉर्ट रन टाइम पीरियड में, तो उसमें क्या रहता है, इनइलास्टिक डिमांड हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए इनइलास्टिक, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि डिमांड बढ़ जाए तो नहीं बढ़ेगी, जितनी सप्लाई है हमें उसी में अपना सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, तो इनइलास्टिक। लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड में हम जितनी मर्जी अपनी डिमांड को बढ़ा सकते हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।